गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में उसको देखने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट करके बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे वीडियो बनाइए ऐसे करके। तो आप लोगों के डिमांड पर जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना ही आप लोगों के लिए जो आपके फ्रेंड हैं और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो क्लास 10th में हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं इसको कीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। एक बात और है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें रिसर्च लगा है पुराने क्वेश्चंस पेपर का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और कुछ अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि इस क्वेश्चन आंसर से आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में 70 to 80% जो क्वेश्चन हैं वो आपको यहीं से देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी 20% 20 से 25% का गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन 70 से 80% आप लोगों को क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से लिखिएगा, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे लेकिन आप लोग जानते हैं बेटा हार्ड वर्क का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। और ये केवल क्वेश्चन आंसर है तो ये तभी समझ आएंगे जब आप लोग अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, आप लोगों का रिवीजन हुआ रहेगा तो, है ना। तो इससे पहले हमने 8-9 वीडियो जो है रिवीजन पर भी बनाए हैं जो पूरे आपके सिलेबस को कवर करता है। तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, और यानी कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फिर जो सेकंड वीडियो आएगा इसका उसमें हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यानी कि जो 4 ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, या तो हमको ऐसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में देखने के लिए मिलते हैं, या तो फिर मैच द कॉलम में हमको इस टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो क्या है, इंडोसल्फेन क्या है, व्हाट इज इंडोसल्फेन। तो इंडोसल्फेन आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो ये क्या है, एक टाइप का केमिकल पेस्टिसाइड्स है ना। इसका यूज बताया गया थे, केमिकल पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़ों को मारने के लिए जो दवाएं यूज किए जाते हैं, है ना, उसको बोला गया है। उसका नाम क्या है, इंडोसल्फेन। ये केमिकल है। पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है। बताया था इसको केरला में यूज किया गया था। जो काजू थे, जो कैसू नट थे, उनमें बीमारियां हो रही थी तो उसके लिए इसको यूज किया गया था, इंडोसल्फेन को। फिर पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। जो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जो साधन है, जो सोर्स है वो क्या है, तो वो क्या है, टैक्स है। इसी टैक्स से क्या होता है, सरकार की कमाई होती है और सरकार अपने रेवेन्यू और जो रेवेन्यू और क्या होता है एक्सपेंडिचर का जो काउंट रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आगे आएंगे तब वहां पर बताएंगे आप लोगों को। फिर ये ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता है कि एक्सिस पावर में कौन कौन से कंट्रीज हैं ऐसे करके। तो 2-3 कंट्रीज का नाम दिया रहेगा, चौथा कंट्री कौन सा है आप लोगों को इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो एक्सिस पावर में कौन कौन से कंट्रीज थे, तो ये थे जर्मनी, इटली और जापान। तो बताया थे जर्मनी का हिटलर, इटली का लीडर कौन था, मुसोलिनी, और एक कंट्री कौन था एशिया में अपना, जापान। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 में इसी एक्सिस पावर का नाम क्या था, इसका नाम था सेंट्रल पावर्स। और इसमें कौन कौन कंट्रीज थे, तो जर्मनी तो था ही, बताया थे ऑटोमन एम्पायर था टर्की का, और एक कंट्री और कौन था, तो एक कंट्री और इसमें हम लोग देखे थे ऑस्ट्रिया हंगरी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अलाइड पावर्स, दोनों में सेम था वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में। तो अलाइड पावर्स कौन कौन हैं, तो एक हो गया हमारा यूके जिसको हम लोग ब्रिटेन या इंग्लैंड भी बोल देते हैं।
फिर दूसरा हो गया अमेरिका, यूएसए, इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। कई लोग को नहीं पता रहता यूएसए क्या है, अमेरिका क्या है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यही अमेरिका है। फ्रांस और यूएसएसआर या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रसिया बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो क्या था, रसिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके बाद ये क्या बन जाता है, यूएसएसआर बन जाता है, सोवियत रसिया बन जाता है। फिर जो मनरेगा होता है, जिसको हम लोग रोजगार गारंटी बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट देती है, यानी कि रोजगार देती है। तो इसमें क्या है, ये 100 डेज का क्या देती है, रोजगार का गारंटी देती है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। ये 2005 में आया था और इसमें 100 दिन का रोजगार देने की बात की गई थी। जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको 100 डेज की जॉब गारंटी देने की बात कही गई थी। अब बाद में इसको 150 डेज कर दिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंट्री ऑफ आइलैंड, जो आइलैंड से मिलकर बनने वाला जो कंट्री है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिपिलागो भी बोलते हैं, वो कंट्री कौन सा है। तो ये ऑप्शंस में दिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा आपको, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या यूके हो गया, तो इस टाइप से, है ना। तो इसमें क्या है, इंडोनेशिया आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडोनेशिया जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को बताए थे डिकोलोनाइजेशन वाला चैप्टर, कि इंडोनेशिया क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप से मिलकर क्या है, ये पूरा एक कंट्री बना हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं, आइलैंड कंट्री बोलते हैं, या कंट्री ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना। तो ये बहुत सारे आइलैंड से मिलकर, यानी कि द्वीपों से मिलकर क्या बना है, ये कंट्री बना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिपिलागो। और जो इंडोनेशिया है, ये क्या है, आर्चिपिलागो है, यानी कि कंट्री ऑफ आइलैंड्स है। फिर इसके बाद आप लोगों को बहुत सारे ईयर्स और डेट आप लोगों को बताए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर हैं, उसको सबको एक जगह पर मैं लेके आया हूँ, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या यूनाइटेड नेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब इसको बनाया गया था। तो आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया था, ये बनाया था यूनाइटेड नेशंस को 1945 में, है ना। 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। उसी के बाद में हम लोगों ने क्या किया था, ये यूनाइटेड नेशंस बनाया था। पूरा डेट अगर आप लोग को ध्यान रखना है तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। इससे पहले आप लोगों को याद होगा तो 1914 से लेकर 1918 तक क्या चलता है, वर्ल्ड वॉर 1 चलता है। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद 1919 में आप लोगों को बताए थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद 1920 में क्या बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो कि फेल हो गया था। आप लोगों को बताया थे लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस तो फेल हो गया था, लेकिन उसी के तर्ज पर क्या बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, जो कि सक्सेसफुल हम लोग मान सकते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था 1920 में, लेकिन यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। फिर हम लोग देखते हैं कि रशिया में जो रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। आप लोगों को बताया थे 1914 से 1918 के बीच में जर्मनी बहुत हावी हो गया था और रशिया को भी हराने के लिए वो पहुंच गया था। तो इसी बीच में रशिया के लोगों के पास खाने की कमी हो गई थी। जो जार था, वहाँ का शासक था, उसने क्या किया था, अपना अनियंत्रित मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर में क्या किया था, शोषण किया था उनका, है ना। बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था प्रोटेस्ट के दौरान। तो इसीलिए लोगों ने इनका क्या किया था, विरोध किया था, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला, रशियन रिवॉल्यूशन। तो 1917 में क्या हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 तो जानते ही हैं आप लोग। 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या चला था, वर्ल्ड वॉर 1 चला था। और वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक था, तो इसके लगभग 20 साल के बाद 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ, हमारा वर्ल्ड वॉर 2 होता है। फिर इसी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में आप लोगों को बताए थे कि पूरी दुनिया में क्या आ गया था, ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि इसी को क्या बोले थे, महामंदी क्या होता है। तो 1929 से ये कहाँ पर आया था, अमेरिका में आया था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। ये चैप्टर हम लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन एंड ग्रेट डिप्रेशन में पढ़ा था, तो इसको गलत नहीं कीजिएगा आप लोग, है ना, कि जो है ग्रेट डिप्रेशन कहाँ पर आया था, रसिया में आया था, ऐसा नहीं है। रसिया में सबसे, जबकि इसका कम प्रभाव पड़ा था, तो ये आया था अमेरिका से, है ना। आप लोगों को बताया था कि अमेरिका जो है बहुत सारा सामान जो है यूरोप के जो यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सबको सप्लाई कर रहा था। लेकिन अचानक से जब वहाँ फिर से स्टेबिलिटी आती है तो इसका सामान कोई नहीं खरीदता है, तो अमेरिका का जो पूरा मार्केट है वो क्रैश कर जाता है और
वहाँ के लोग जो है कर्जे में डूब जाते हैं। इसी को क्या बोला गया था? ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी बोला गया था। ये लगभग 5 सालों तक रहता है। अमेरिका के कारण पूरी दुनिया प्रभावित होती है 1929 से लेकर 1934 तक। इसके बाद जो जापान में न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ था, इसका भी डेट आप लोग ध्यान रखना है। जो बताए थे 2 बम ब्लास्ट किया था, किसने किया था? अमेरिका ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, है ना। और इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। तो एक हिरोशिमा में बम ब्लास्ट किया था 6 अगस्त 1945 को, है ना। उसके बाद फिर दूसरा था 9 अगस्त 1945 को, कहाँ किया था? नागासाकी में। कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे तो एच आता है ना पहले, उसके बाद ही एन आता है। एबीसीडी में देखेंगे तो पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त को, फिर नागासाकी में 9 अगस्त को, है ना। या एन से 9 ऐसा याद रख सकते हो आप लोग। इसका नाम बताए थे लिटिल बॉय, और दूसरे का नाम बताए थे फैट मैन, है ना, छोटा बच्चा और मोटा आदमी। तो पहले छोटा बच्चा आता है, उसके बाद मोटा आदमी आता है। वैसे ये नाम आप लोग ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी नहीं चलेगा, तो भी चल जाएगा, ये पूछा नहीं जाता है नाम। फिर उसके बाद बंगाल फेमाइन कब आया था? तो ये आया था बंगाल में फेमाइन, भूखमरी जो है वो 1943 में। 1943 में आप लोग को बताया थे 1939 से लेकर 42 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो इसी के दौरान ब्रिटिशर्स ने बंगाल से बहुत सारे खाने पीने का जो सामान है वो आर्मी के पास भिजवा दिया गया था। जो बिजनेसमैन लोग थे, उन लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे फूड का। तो जो गरीब लोग थे, उन लोग के पास खाने की कमी हो गई थी, अकाल पड़ गया था उस समय, और बंगाल में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। इसी को बंगाल फेमाइन बोला गया था। फिर इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब होते हैं? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को डेट ध्यान रखना है। तो ये 1951 से 52 के बीच में होते हैं। 1951 में चालू होते हैं और 1952 में कंप्लीट होता है। तो दोनों डेट ध्यान रखेंगे, लेकिन 1952 ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा क्योंकि इस समय कंप्लीट हो गया था इलेक्शन, है ना। तो 1952 ध्यान रखेंगे। फिर हिंदू कोड बिल, ये इसके बारे में डिटेल आप लोग को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में बताएंगे। ये कब आया था? तो 1952 में आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लाया गया था। बताए थे जो हिंदू और जो दलित महिलाएं हैं, दलित जो लोग हैं, उनके लिए, उनके हित के लिए, है ना, ये लाया गया था हिंदू कोड बिल 1952 में। लेकिन ये एक्ट नहीं बन पाया था कानून, इसीलिए बिल रह गया। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये कब आया था? 1956 में, है ना। आप लोगों को बताया था आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1953 में ये बना था। पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल करने के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सरकार को लगा कि हमको लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के आधार पर देशों का बंटवारा कर देना चाहिए। तो उन लोगों ने महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, तमिलनाडु, केरल, सब अलग अलग राज्य बांट दिए थे। तो उसी के लिए समिति बनाया गया था, है ना। तो एक बताए थे आप लोगों को एस के धार समिति, है ना, जो सबसे पहले तो मना कर दिया गया था। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, जिसने बोला कि भाषा के आधार पर हमको राज्यों को बांट देना चाहिए। तो 1956 ये ध्यान रखेंगे। फिर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीआई, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। ये 2005 में आया था। तो आरटीआई एक्ट कब आता है? 2005 में आता है, 2005 में आता है। इसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2013 में आया था, है ना। जो गरीब लोग हैं उनको क्या होता है, खाने की कमी होती है, या उनको प्रॉपर जो है मील उपलब्ध नहीं हो पाता है, खाना उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो सरकार को लगा कि हमको इनके सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी के लिए क्या किया गया था, 2013 में एक कानून लेकर आए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन बोलते हैं। संविधान में जो चेंज किए गए थे, जो पहले संविधान में जब संविधान बना था तब नहीं थे, है ना। संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। तो इस दिन कंप्लीट हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसलिए हम लोग इस दिन क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2-3, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो संविधान में संशोधन किए गए थे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 86 नंबर का है। ये नंबर आप लोगों को ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये कितने नंबर का अमेंडमेंट है? तो ये 86 नंबर का अमेंडमेंट है। कब आया था? तो ये 2002 में आया था, 2002 में आया था। इसमें बताया था आप लोगों को 6 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं, यानी कि क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चे जो हैं, इनको फ्री एजुकेशन, यानी कि इनको शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। इनसे शिक्षा नहीं छीना जा सकता है। अब कैसे याद रखेंगे? तो 6 से 14 तक बताए हैं ना। तो 6 + 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 + 6 कर देंगे तो यही हमारा हो जाता है 14। तो आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 8 + 6 14।
फिर इसके बाद बताया था आप लोगों को राइट टू वोट, जो वोट देने का अधिकार है, ये पहले कितना ईयर हुआ करता था, 21 ईयर हुआ करता था। बाद में इसको रिड्यूस करके, कम करके कितना कर दिया गया, तो ये कर दिया गया 18 ईयर्स, है ना। ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये 61st अमेंडमेंट था, 61वां संविधान संशोधन था, 1989 में आया था ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद बताया थे कि जो ग्राम पंचायत था, जिसको हम लोग लोकल गवर्नेंस भी बोलते हैं, लोकल बॉडीज भी बोलते हैं, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया था। तो ये था 73rd नंबर का ग्राम पंचायत। और जो हम लोग नगर पंचायत बोलते हैं, जो म्यूनसिपालिटीज होता है, जो शहरों में होता है, इसको 74th नंबर का, मतलब दोनों को एक साथ जोड़ा गया था 1992 में, है ना। 73rd नंबर का ग्राम पंचायत था और 74th नंबर का म्यूनसिपालिटी, या जो हम लोग नगर पंचायत बोल देते हैं, उसको बोला गया था। तो इसको संविधान में जोड़ा गया था 1992 में। इसके बाद ज्यूस कंट्री कौन सा है, ये भी क्वेश्चन एक ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ज्यूस कंट्री कौन सा है। तो इजराइल जो आप लोग सुनते हो, है ना, बीच में भी इजराइल बहुत चर्चा में आया था, युद्ध वगैरह हुआ था वहाँ पर। तो इजराइल जो है ये ज्यूस कंट्री है। ज्यूस क्या है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसे अलग अलग धर्म है, वैसे ही ज्यूस भी क्या है, एक अलग रिलीजन है, एक धर्म है। तो ज्यूस लोगों के लिए एक अलग सा इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया गया था इजराइल को। ये पहले इजराइल कोई देश नहीं हुआ करता था। 1948 में आप लोगों को बताया था कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, और इसी वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर है उसने जूस लोगों को, बहुत सारे जूस लोगों को, लगभग 60 लाख जूस लोगों को मार दिया था। तो उनको बचाने के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया था, इनको एक अलग देश दे दिया था। पैलेस्टाइन करके पहले देश हुआ करता था, उसी का आधा हिस्सा इस जूस को दे दिया गया था। तो ये अलग से कंट्री कब बनता है, 1948 में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, सेंट्रल बजट किसके द्वारा पास किया जाता है। तो आप लोगों को बताया थे कि जो सेंट्रल, जो केंद्र में जो है, केंद्र एक होता है केंद्र, यूनियन, है ना, सेंटर, और दूसरा क्या होता है, स्टेट, राज्य। तो जो सेंटर का जो बजट है वो किसके द्वारा पास किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा। और वहीं पूछे अगर स्टेट का बजट किसके द्वारा पास किया जाता है, तो विधानसभा द्वारा, है ना। तो सेंटर का बजट आप लोग ध्यान रखेंगे, पार्लियामेंट जो है वो, संसद जो है ये पास करता है। फिर जो रसिया है, इसका पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं ड्यूमा। आप लोगों को बताया था जो जार है वो लोगों के प्रोटेस्ट पर, जब ये अपने पावर का बहुत ज़्यादा मिस यूज़ कर रहा था, तो लोगों ने इसको हटाना चाहा, तो जार ने क्या किया था, ड्यूमा का फॉर्मेशन किया था। तो ड्यूमा क्या है, यहाँ के रसिया का पार्लियामेंट का नाम है। जैसे हमारे यहाँ संसद होता है, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, ड्यूमा बोलते हैं रसिया में। वैसे ही एडिशनल एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको क्या बोला गया था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, है ना। उसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर संविधान बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। फिर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था। इसका भी नाम पूछा गया है कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर या कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। तो ये एक नाम आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, केसरी। जो केसरी ये न्यूज़पेपर है, ये इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में, आप लोग मास मीडिया वाले चैप्टर में ये दिया गया है। और दूसरा क्या था, मराठा, ये महाराष्ट्र के थे, तो आप लोग मराठा तो जनरली ध्यान रख सकते हो। दूसरा नाम जो है वो केसरी जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर मराठा और केसरी इन्होंने पब्लिश किया गया था, है ना। यहीं पर बताया थे जो इंडिया का फर्स्ट जो फिल्म है वो कौन सा था, तो राजा हरिश्चंद्र, है ना। राजा हरिश्चंद्र जो है ये इंडिया का फर्स्ट फिल्म था। और जो पहली बोलती फिल्म थी जिसमें साउंड था, वो क्या बताए थे, आलम आरा, है ना। तो आलम आरा, ये कुछ फैक्चुअल जो पॉइंट्स है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नियामगिरी क्या है, ये पूछा गया है। तो नियामगिरी ये क्या है, माउंटेन है ना। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और यहाँ पर डोंगरिया कोंद जो जनजाति है ये रहती है, ट्राइबल, आप लोगों को बताए थे, डोंगरिया कोंद जनजाति। इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार मिले थे, है ना। तो इसके खिलाफ में क्या किया था, जो वेदांता ग्रुप है वो यहाँ पर माइनिंग करने आया था, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। डोंगरिया कोंद जो जनजाति है, एक साथ 10,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, विरोध किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। नियामगिरी क्या है, ये माउंटेन है, हिल है, पहाड़ है, उड़ीसा में सिचुएटेड है। फिर इसके बाद आप लोगों से ये भी मैच द कॉलम में पूछा जाता है, ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट बताए थे आप लोगों को, नाम, है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट 1955 में ये स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को बताया थे कि जो यूएसए और यूएसएसआर, है ना, या जो रसिया है, ये 2 ग्रुप में बढ़ गया था। यूएसए कैपिटलिस्ट क्लास को मानता था, और रसिया का जो फिलॉसफी था वो क्या था, ये कम्युनिज्म की ओर था। मतलब
यहाँ पर सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए, जो लेबर क्लास है, जो गरीब अमीर, सब बराबर होंगे। और जबकि अमेरिका क्या बोलता था, जो पैसे वाले लोग हैं ये क्या करेंगे, अपना जिनका जितना सामर्थ्य है, जो पैसे वाले लोग हैं, इनको ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो इसी के बीच में क्या था, लड़ाई चल रहा था। तो हमने इंडिया ने और भी जो नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन्होंने बोला ना तो हम इधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे। तो इन्होंने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया था। इसी को क्या बोला था, नॉन अलाइन मूवमेंट नाम बोला था। तो ये 1955 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, इसका स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे, फाउंडिंग मेंबर्स 5 कंट्रीज थे, और उनके लीडर्स कौन कौन थे ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो पहला कंट्री तो हो गया इंडिया। उस समय हमारे लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरा आप लोगों को बताया है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो लीडर थे वो कौन थे, सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट बने थे, बताए थे। फिर थर्ड आप लोगों को बताए हैं इजिप्ट। इजिप्ट में कौन थे, गमाल अब्देल नासिर, है ना। तो नासिर करके आप लोग ध्यान रख सकते हैं, गमाल अब्देल नासिर। फिर फोर्थ थे यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया। पांचवा नंबर का क्या है, घाना। घाना के कौन थे, एनक्रुमा, है ना। कैसे याद रखने बताए थे, एक जो घन देखते हैं आप लोग, हथौड़ा जैसे रहता है, थार का हथौड़ा, उसको खुरमा जो रोटी है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइट बन गया है तो इसको मार मार के तोड़ रहे हैं। तो घाना से, घन से क्या मार रहे हैं हम लोग, जो खुरमा रोटी है उसको मार के तोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है तो नहीं टूट रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। घाना के कौन थे, एनक्रुमा करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखते हैं। तो ये एक दो फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे बहुत सारा तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी सबको एक बार देख लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है ना। जैसे सब देशों में अलग अलग बैंक रहता है, वैसे ही इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और ये हमारे लिए क्या करता है, करेंसी जारी करता है, हमारे लिए नोट यही निकालता है। फिर आरटीई का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये 2002 में बताए थे, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। फिर आरटीआई, ये कंफ्यूज नहीं होना है, आरटीआई एक है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये 2005 में आया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये आप लोगों को बताए थे कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, सरकार जो है इनसे जब क्या करता है, धान खरीदी करता है या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेता है, तो उसके लिए एक न्यूनतम जो राशि है वो निर्धारित की जाती है। लोगों को, फार्मर्स को आश्वासन दिया जाता है कि इस रेट से हम लोग इससे कम में आपका जो है धान या गेहूं या जो भी चीज़ है वो नहीं लेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, उस रेट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है ना। तो एमएसपी ध्यान रखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वैसे ही एक होता है एमआरपी, जो आप लोग कुछ भी सामान लेते हो तो पीछे में लिखा रहता है एमआरपी, है ना। ये क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज़्यादा में कोई भी सामान जो है वो नहीं बेच सकता है। उसके बाद है एफसीआई। इस ये क्या है, एफसीआई बताए थे कि यही जो है वो फार्मर से, जो सोसाइटी होता है, जो है ना, मंडी होता है, वहाँ पर क्या करता है, किसानों से क्या करता है, ये जो भी धान है वो क्या करता है, खरीदी करता है, और फिर बाद में इसको पीडीएस सिस्टम के थ्रू लोगों तक पहुँचाता है, और राशन की दुकान है उससे, है ना। तो एफसीआई क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद FSSAI, है ना, ये बताए थे फसाई करके। तो ये क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, खाने पीने का जो सामान है उसको चेक करता है, उसका एक्सपायरी डेट प्रॉपर मेंशन है कि नहीं। और FCCI ये क्या करता है, टैग प्रोवाइड करता है कि हाँ ये जो है खाने के लिए सही है ना। तो ये फूड सेफ्टी और उसका जो स्टैंडर्ड है उसको चेक करता है। फिर पीडीएस बताया था आप लोगों को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कोटा होता है, या जो राशन शॉप बोलते हैं हम लोग, जो गांव-गांव में होता है, वहाँ पर जाके जो बीपीएल जो फैमिलीज है, इनको लो प्राइस में क्या होता है, सरकार खाना प्रोवाइड करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 बताए थे, उसके तहत लोगों को खाना जो है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि सभी लोगों तक प्रॉपर जो है फूड पहुँच सके। उसके बाद बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे, है ना। तो बीपीएल आप लोग ध्यान रखेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर एक चीज़, एक पॉइंट इसी में बताया था आप लोगों को, एमडीएम, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। जो गवर्नमेंट स्कूल है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 से तक, यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को एक टाइम का भोजन प्रोवाइड किया जाता है, मील प्रोवाइड किया जाता है। उसी को क्या बोला गया है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। इसके बाद बीएमआई क्या है, ये आप लोगों को शायद नहीं बताए थे। बीएमआई फुल फॉर्म ध्यान रखना है, बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे
ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ होता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा हाइट बढ़ता है, हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ता है। तो हाइट और वेट दोनों एक साथ क्या होता है, एक रेशो में बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद है HDI, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, वहाँ के लोगों का कैसा डेवलपमेंट है, ये किससे पता चलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। इसको बताए थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमको जारी करता है, कौन जारी करता है, ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक संस्था है, वही जारी करता है। HDI ध्यान रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर यूएनओ तो आप लोग सभी लोग जानते हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर GST, इसका भी फुल फॉर्म ध्यान रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भी हमारे सामान और जो सेवाओं पे लगने वाला जो टैक्स है, और ये बताया है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। फिर ICDS क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसको देखते हुए सरकार ने ये योजना लाई थी। और इसी के तहत क्या किया गया था, जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो खोले गए थे, जो कि बच्चों और जो क्या बोलते हैं, जो माताएं हैं, है ना, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, या जिनका न्यू बॉर्न बेबी है, उनको फूड, न्यूट्रिशियस फूड और उनके हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए ओपन किया गया था। फिर BPO जो है, ये क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें बताया था आप लोगों को, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, ये जितने भी, ये सब क्या करते हैं, अपने कंपनी को फैलाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को दूसरे देशों में जाके, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका का कंपनी है, इंडिया में जाके ये क्या करता है, अपना बिजनेस को और भी बढ़ाता है, आउटसोर्स करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, BPO बोलते हैं। फिर LPG रिफॉर्म, ये बताया है आप लोगों को, 1991 में आया था, ध्यान रखेंगे। ये क्या था, इसका फुल फॉर्म, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये वो वाला नहीं है, ये क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लास्ट में डाल देंगे इसका जो फोटो है, और इसको आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऐसे जो क्वेश्चंस है। अब इसमें आप लोगों को देखेंगे तो एकदम बुकिश लैंग्वेज नहीं मिलेगा, ये हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, है ना। दूसरी बात, आप लोगों को इसमें लिखने का तरीका भी इसमें ध्यान रखना है। जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, तो उसमें आप लोगों को एकदम से थ्योरी जैसा नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ज़्यादातर कोशिश करना है। दूसरी बात, जहाँ पर डायग्राम आता है वहाँ पर डायग्राम बनाना है ना। जहाँ पर डाटा आता है वहाँ पर डाटा लिखना है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नियामगिरी मूवमेंट क्या था। तो अभी बताए थे नियामगिरी क्या था, एक माउंटेन है जो कि उड़ीसा में है ना। और वहाँ पर एक जनजाति रहती है, डोंगरिया कोंड, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजाति है। अब यहाँ पर क्या मिला, नियामगिरी माउंटेन में बॉक्साइट के भंडार मिले। बॉक्साइट से ही क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम के और को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं। तो जो वेदांता करके एक कंपनी थी, उसको सरकार इसको क्या करती है, टेंडर देती है, लीज में देती है। लेकिन इसने क्या किया था, प्रॉपर परमिशन वगैरह गांव के लोगों से नहीं पूछा था। तो 10,000 लोग क्या क्या प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, और माइनिंग को रोकने के लिए पूरे जो फॉरेस्ट था, जो पूरे माउंटेन है, इसको घेर के खड़े हो जाते हैं। इसी को क्या बोला गया था, नियामगिरी मूवमेंट बोला गया था। फिर यूनाइटेड नेशन क्या है, ये पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म होता है, 1939 से चलता है जो, वो ख़त्म होने के बाद में दुनिया में शांति बनाने के लिए क्या बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जो कि फेल हो गया। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को क्या बनाया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, है ना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा था बहुत ज़्यादा तबाही हुआ था, लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। तो आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिचुएशन कोई मत बन पाए, इसलिए यूएन को बनाया गया था। और ये अभी तक हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग सक्सेसफुल मान सकते हैं। फिर इसमें 50 कंट्रीज मिलकर क्या किए थे, इसको बनाए थे, जिसमें इंडिया भी शामिल था। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में स्टार्टिंग में 50 कंट्रीज थे, और अभी इसमें 193 कंट्रीज है, यानी कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब के सब इसमें जुड़ जाते हैं, है ना। और इसके अलग अलग बॉडीज हैं बताए थे, यूनेस्को हो गया, जैसे WHO हो गया, WTO हो गया,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये अलग अलग बॉडीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत अंडर में काम करती हैं और इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फिर होलोकॉस्ट ऑफ ज्यूस क्या है? जो ज्यूस लोग थे इनका होलोकॉस्ट क्या है? तो बताया था आप लोगों को, जो हिटलर था, जो जर्मनी का रूलर हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा क्या था, रेसिज्म को मानता था। आर्यन जो रेस है उसको सुप्रीम मानता था और जो बाकी जो रेस है उनको इंफीरियर मानता था। और वर्ल्ड वार वन जो हुआ था 14 में, इसमें जर्मनी हार गया था। उसका कारण ज्यूस पर ही उसने थोप दिया था कि इन लोग बहुत पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे। इसके बाद भी इन्होंने जर्मनी को सपोर्ट नहीं किया ऐसे करके, और उसी के चलते, उसी है ना दुश्मनी के चलते जर्मनी ने क्या किया था, जो हिटलर है उसने लगभग 60 लाख ज्यूस को, है ना, जो कि यूरोप में थे और ना केवल जर्मनी, आसपास के जितने भी देश के थे उन सबको मार डाला था। उनका मैसाकर, या इसी के लिए एक दूसरा वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, मैसाकर या जीनोसाइड, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, ये मैसाकर या जीनोसाइड कहलाता है। तो इनके लिए जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे, जिसमें पॉइजनस जो गैस है इसमें छोड़ दिया जाता था और लोगों का दम घुटने के कारण क्या हो जाता था, सफोकेशन के कारण इनका डेथ हो गया। तो 60 लाख ज्यूस जो लोग थे, है ना, और लगभग 50 लाख नॉन ज्यूस लोगों को जो मारा गया था, इसी को क्या बोला गया था, होलोकॉस्ट बोला गया है। ये आप लोग ध्यान रखना है। फिर सेक्स रेशो क्या है, ये पूछा जाता है। तो ये क्या है, रेशो है ना, एक अनुपात है। तो ये किसके किसके बीच का जो रेशो है, तो ये आप लोगों को बताया थे। सेक्स रेशो मतलब जो वुमेन है, नंबर ऑफ वुमेन्स पर 1000 मेंस, यानी कि कितनी कितनी महिलाओं की संख्या कितनी है, अगर हम लोग काउंट करेंगे पर 1000 मेंस के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ वुमेन्स ऊपर में आएगा और अपॉन में क्या आएगा, 1000 मेन, मतलब 1000 पुरुषों के मामले में अगर हम लोग देखें तो महिलाओं की संख्या कितनी है। यहीं पर एडिशनली आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंडिया का जो सेक्स रेशो है ओवरऑल इंडिया में, ये 940 या 943 ऐसा समथिंग है ना। फिर उसके बाद इंडिया में पूछेंगे हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पर है, तो केरल में है, यानी कि यहाँ पर 1084 लगभग, यहाँ यानी कि अगर हम लोग देखें तो केरला में नंबर ऑफ वुमेन्स मैन से ज़्यादा है। फिर लोएस्ट सेक्स रेशो की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है ना। वैसे तो दिल्ली में दिया गया है, लेकिन दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। अगर स्टेट की बात करें तो वो क्या है, हरियाणा, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चरल सीजन्स कितने होते हैं इंडिया में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द एग्रीकल्चरल सीजन? तो सीजन तो आप लोग जानते हो, मानसून सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, समर सीजन, तो वो सीजन नहीं पूछा गया यहाँ पर। एग्रीकल्चर, खेती के अकॉर्डिंग जो है वो कितने सीजन होते हैं, तो 3 सीजन आप लोगों को बताया है। सबसे पहला होता है खरीफ सीजन, जिसमें सोइंग जो होता है, जो बुआई होता है, वो मानसून के साथ चालू होता है। सीजन भी आप लोग इसके साथ ध्यान रखेंगे। मानसून कब से स्टार्ट होता है, तो ये जून और जुलाई में इसका क्या होता है, बुआई होता है, सोविंग होता है। खरीफ सीजन, खरीफ जो क्रॉप है उनका, और इसका कटाई जो होता है, हार्वेस्टिंग कब होता है, अक्टूबर नवंबर में। जैसे आप लोग अभी हुआ देख सकते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसका कटाई हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या क्या है, तो पैडी हो गया, धान, सोयाबीन, तिल, तिल आप लोग देखते हो मेड़ में लगा दिया जाता है साइड साइड में, तिल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, उड़द हो गया, मेज हो गया, ज्वार बाजरा ज़्यादातर, कोदो कुटकी रागी, है ना, ये सब जहाँ पर कम पानी होता है वहाँ पर उगाया जाता है। मेज यानी कि मक्का। उसके बाद इसके लिए क्या जो है कंडीशंस होना चाहिए, तो बताया है कि ये मानसून में होता है, मतलब इसको रेनफॉल या ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है। तो ये इतने पॉइंट, 4 पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। फिर रबी क्रॉप क्या होता है, दूसरा आता है रबी सीजन, है ना। तो जैसे ही ये खत्म होता है, खरीफ का क्रॉप कटता है, फिर किसका बुआई चालू होता है, नवंबर दिसंबर जो विंटर सीजन लग जाता है हमारा, तो इसमें रबी क्रॉप बोते हैं हम लोग। और इसको कब काटा जाता है, तो मार्च अप्रैल, लगभग होली के समय काट लिया जाता है इसको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसके लिए वीट आप लोग, गेहूँ वगैरह भी बोते हैं, देखे हैं, मटर हो गया, फिर ग्राम चना हो गया, मस्टर्ड हो गया, बारले हो गया, जो जौ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब चीज़ बोया जाता है विंटर सीजन में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद थर्ड जो आता है वो क्या आता है, जायद क्रॉप आता है। जायद ये गर्मी में बोया जाता है। जो अब ये मार्च अप्रैल में तो हमारा रबी क्रॉप कट गया। इसके बाद क्या आता है, जायद आता है। तो जायद को कब बोया जाता है, अप्रैल मई, और ये लगभग 2 महीने के आसपास ही रहता है, जून तक। फिर बारिश में तो फिर ये हमारा खरीफ क्रॉप आ जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि ये हीट रेजिस्टेंट होता है, हाई हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब गर्मी को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। जैसे आप लोग इस समय देखते हैं कौन कौन सा आता है, खीरा ककड़ी आता है ना, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, जो तरबूज हम लोग बोलते हैं, कलिंदर, वही
उसके बाद वेजिटेबल हो गया, है ना। तो ये सब जायद क्रॉप में काउंट होते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंक कैपेसिटी क्या है। सिंक कैपेसिटी मतलब हर एक आदमी का कैपेसिटी होता है ना, जैसे खाने का कैपेसिटी होता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है, और बहुत ज़्यादा कोई है तो 10 रोटी भी खा लेता है ना। तो आदमी आदमी का कैपेसिटी रहता है, वैसे ही क्या होता है, इन्वायरमेंट का भी कैपेसिटी रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उसका भी एक कैपेसिटी होगा ना, कि वो पॉल्यूशन को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसी को क्या बोला गया है, सिंक कैपेसिटी। सिंक मतलब जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा इन्वायरमेंट, उसी कैपेसिटी को हम लोग सिंक कैपेसिटी बोल सकते हैं। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि हमको ऐसे डेवलपमेंट करना है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, इसको हम लोग आज के समय के लिए भी, प्रेजेंट जो हमारा जो नीड्स है, इसको तो हम लोग क्या करें, सेटिस्फाई करें, पूरा करें, और आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है, इसके लिए भी इसको हम लोग क्या करके रख सकें, कंजर्व करके रखना है, इसको बचा के रखना है। इसका मतलब क्या है, जो कोयला है, पानी है, जितने भी हमारे रिसोर्सेस संसाधन हैं, इसको ऐसे नहीं कि हम लोग अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं करके सड़क बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, सब करके सबको अभी ख़त्म नहीं कर दे रहे हैं। आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचा के रखना है। और जो हमारे इन्वायरमेंट है ना, इसको भी ध्यान में रखते हुए हमको डेवलपमेंट करना है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग पूरे फॉरेस्ट ट्री कट कर दिए, तो वो कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। इसके बाद इसके बाद क्या क्वेश्चन है, तो सॉइल सॉइल प्रोफाइल या सॉइल होराइजन क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। सॉइल होराइजन क्या है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट है। आप लोग अर्थ में पढ़, इसमें 3 लेयर पढ़े हो अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। तो जो ऊपर वाला जो लेयर है ये क्या होता है, हार्ड होता है, जिसको हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो इसी को अगर हम लोग काट के देखेंगे, अगर काट के देखेंगे तो क्या दिखेगा, कुछ लेयर से दिखते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल या सॉइल होराइजन बोलते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर जैसे डायग्राम आ गया, तो जहाँ पर आप लोग को ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में मैप या डायग्राम लगता है, आप लोगों को वो मस्ट है, ड्रॉ करना है। तो इससे आप लोगों के जो मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे जैसे आप लोग देखते हो, जब ड्रिलिंग वगैरह करते हैं, बोर करते हैं पानी निकालने के लिए, तो नीचे जाते हैं तो पत्थर मिलते जाता है आपको, है ना। तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं सॉइल प्रोफाइल में, आप लोग को बताए थे कौन कौन से, एक ऑर्गेनिक लेयर, दूसरा मिनरल लेयर, और थर्ड क्या होता है हमारा, बेड रॉक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ओ मतलब ऑर्गेनिक लेयर आता है ऊपर में। ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। इसी में हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है, खेती, एग्रीकल्चर, जो भी हमारे घास या पेड़ पौधे हैं इसी में उगते हैं, है ना। इसी में हमारा जो क्या रहता है, खाद वगैरह रहता है, मतलब ये फर्टाइल होता है। तो जो भी खेती एग्रीकल्चर वर्क हम लोग इसी में करते हैं। इसके नीचे आता है, क्या होता है हमारा, ए, बी और सी। इसमें हमको जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ये क्या होता है, जो पत्थर है वो उसका साइज बढ़ते जाता है। अब यहीं से हम लोग क्या निकालते हैं, तो मिनरल निकालते हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, आयरन हो गया, कोल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, वो सब यहीं पर हमको पत्थर के रूप में मिलते हैं। इसी से हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। फिर जब और नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, आर। ये आर लेयर क्या है, बेड रॉक। बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे हमको यहाँ पर, और इसी के बीच में क्या होता है, पानी भरे रहता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। यहीं से हम लोग ड्रिलिंग करके अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं। तो 5 लेयर ध्यान रखना है आप लोगों को, जिसमें मेनली उसका नाम 3 लेयर दिया गया है, ओ, ए, बी, सी, और नीचे में आर। तो ओ मतलब ऑर्गेनिक, दूसरा मिनरल, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, बेडरॉक। फिर बजट क्या है, ये पूछा गया है। बजट आप लोगों को बताया है कि ये क्या रहता है, एक बही खाता रहता है, यानी कि ये अकाउंट है गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब है, अकाउंट है। यानी कि रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, कमाई। कमाई कहाँ से होता है, तो बताएं आप लोगों को, टैक्स से पैसा आता है सरकार के पास। और इसका जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का बहुत सारी योजनाएं चलती है ना, बहुत सारे लोगों को पेमेंट देना रहता है, पैसा देना रहता है, बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल ये सब बनाना रहता है ना। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट का खर्च हो गया। और रेवेन्यू कहाँ से होता है, कमाई कहाँ से होता है, टैक्स से होता है। तो इसी का जो हिसाब किताब है, जो लिखा पढ़ी रहता है, इसका जो अकाउंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। और बताएं हैं कि जो सेंट्रल बजट है वो पार्लियामेंट के द्वारा, किसके द्वारा पास किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। फिर इसके बाद टैक्स क्या है और क्यों जरूरी है, ये पूछा गया, और कितने टाइप का टैक्स होता है। तो टैक्स बताएं हैं कि ये गवर्नमेंट का बिगेस्ट सोर्स होता है रेवेन्यू का। सबसे ज़्यादा कमाई हमको कहाँ से होता है, सरकार को
वो टैक्स से ही पैसा जाता है सरकार के पास, और ये हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब दो टाइप के आप लोगों को टैक्स बताए हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जिस आदमी पर लगाया गया है टैक्स, अगर वही आदमी उसको पे कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स, ये जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं, रिलायंस, जियो, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब, इन लोगों पे क्या लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। ये क्या हो गया, लगाया किसी और पर गया, जैसे दुकानदार पर लगाया गया है, लेकिन उसको पे कौन कर रही है, जनता कर रही है, या कोई दूसरा आदमी पे कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर इसके बाद क्या है, मस्टर रोल। मास्टर रोल क्या होता है, तो आप लोग को बताएं, जैसे आप लोग का स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, तो जो मनरेगा मनरेगा बताए हैं आप लोग को, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग रोजगार गारंटी भी बोलते हैं। तो वहाँ पर जो लोग काम करने जाते हैं, उनका वर्क का रिकॉर्ड रखा जाता है कि वो उन्होंने आज कितना काम किया है, और उनका जो डेली का जो हाजिरी रहता है, अटेंडेंस रहता है, उसको लगाया जाता है। यही क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर रोल। तो उनका नाम रहता है कि फलाना फलाना आदमी है, वो आज आया है, प्रेजेंट आया है कि नहीं, यस सर, नो सर, ऐसे करके फिर उन्होंने कितना काम किया है ना, वो उसका क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर रोल बोलते हैं। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है ये, तो बताया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, पहली बात तो ये 2005 में आया था। इसको क्यों लाया गया था, तो लोगों को ज़्यादा पावर देने के लिए, मतलब लोगों लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को पावर देने के लिए। इसमें आप लोग को बताया है कि क्या होता है, हम लोग किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, यहाँ पर से हम लोग जाके इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन, सूचना, जानकारी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट जो स्कीम है, ये जो योजना चल रही है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दे के बताया गया था, जैसे एक महिला थी, तो उसका राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो एक लड़के ने उसको बताया कि आप क्या करो, आरटीआई फाइल करो, है ना। तो आरटीआई में आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपका आधार कार्ड, जो आपका राशन कार्ड है, क्यों नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उसको जवाब देना पड़ता है कि आपका कारण, आपका काम क्यों रुका है, या कोई जैसे कोई नहर बन रहा है या कोई सड़क बन रहा है, तो बीच में अटक गया, मान के चलो 1 साल 2 साल नहीं बना, तो हम लोग पूछ सकते हैं जाके जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस है कि वहाँ पर कि क्यों इतना काम डिले हो रहा है, तो सरकार को बताना पड़ेगा। इसी को क्या बोला गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये आम जनता को पावर देने के लिए क्या किया गया था, इसको लाया गया था। फिर व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, आप लोग को बताया है कि किसी भी देश में लोगों का जो स्थिति है, जो लोगों का डेवलपमेंट है, कैसे डेवलप कर रहे हैं वो, उसको नापने के लिए क्या किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये पब्लिश, तो बताया है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, जो जारी करती है। और इसमें क्या दिया जाता है, कुछ नंबरिंग दिया जाता है ना, जैसे आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं, वैसे ही इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। कैसे याद रखेंगे, लाई लाई मतलब झूठ, बताए थे आप लोगों को, LEI। तो ये याद रखने का ट्रिक है। एल मतलब क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उस देश के लोग कितना जी रहे हैं, जीवन प्रत्याशा क्या है, कितना साल उन लोग का एवरेज लाइफ है, 60 साल जी रहे हैं, 70 साल जी रहे हैं, 80-90 साल, कितना साल उन लोग जी रहे हैं, है ना। उसके बाद उनका इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम बताया है, प्रति व्यक्ति आय, कि लोग वहाँ पर कितना कमा रहे हैं। फिर थर्ड बताए हैं आप लोगों को, क्या होता है, एजुकेशन एंड हेल्थ, वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है और वहाँ हेल्थ कैसा है। तो इन 3 आधार पर देखा जाता है कि वहाँ के लोग कितने डेवलप्ड हैं, कितने डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, यूएनडीपी जारी करता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर लोन क्या है या क्रेडिट क्या है, ये पूछा गया है। तो लोन या क्रेडिट, आप लोग जैसे उधारी इसको बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मल भाषा में, वही क्या है हमारा, लोन या क्रेडिट होता है। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल दिया है। तो जो भी हम लोग बोरो करते हैं, कहाँ से बोरो करते हैं, मनी जो बोरो करते हैं, कोई हमारे इंडिविजुअल हो गए, कोई रिलेटिव हो गए, है ना, दोस्त यार हो गए, या कोई बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, या हम लोग बैंक से भी हम लोग उधार ले सकते हैं। तो यही जो उधारी रहता है, जो बोरिंग रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट। लेकिन इसमें क्या रहता है, जो हम लोग पैसा लिए हैं, उधारी लिए हैं, अब उसको खा के भग तो नहीं जाएंगे, उसको चुकाना पड़ता है। तो हमको एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में क्या होता है, इसको जिस आदमी से लिए हैं हमने, उसको क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, पे करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। और इसके साथ हमको क्या देना पड़ता है, ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट के साथ में उसको वापस देना पड़ता है। जैसे मान के चलो हमने
100 रुपये लिए, है ना, किसी मान के चलो बैंक से 100 रुपये लिए, तो अब हम लोग जब लोन लिए तो जाएंगे तो 100 रुपये एक्सेप्ट नहीं करेगा बैंक, इस पर हमको ब्याज देना पड़ेगा। मान के चले हमने इस पर 5 रुपये ब्याज दे दिए 5% से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो इसी को हम लोग क्रेडिट या लोन बोलते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे टाइप के लोन बताए थे आप लोगों को, होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन का, है ना, एजुकेशन लोन, या एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चरल लोन, ऐसे बहुत टाइप के क्या होते हैं लोन जो है सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा इसमें दिए जाते हैं या लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। फिर इसी में एक बताए थे मोटरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटरेज या मोटरगेज प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, गिरवी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई क्या हो गया, कोई होम होम लोन लिया है तो उसको घर का कागज जो है बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है, तो वही क्या होता है, मोटरगेज प्रॉपर्टी होता है। तभी जो है सरकार एक क्या रखता है, सिक्योरिटी मनी के रूप में इसको जमा कर रहता है। सिक्योरिटी, अगर कल के दिन में कोई पैसा लेके भाग गया तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके पास उसके घर का या कार का ये सब कागज होता है, ताकि वो जाके उसको बेच के अपना पैसा वसूल कर सके। फिर इसके बाद जो है वो क्या है, डेवलपमेंट से क्या समझते हैं आप लोग, व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या है, हम लोग जो बेसिक नीड्स है इसको क्या करना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा करते हैं, या हमारे जो रहने का जो स्तर है ना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, इसी को हम लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, ये सब हमारे हमारे लिए कितने लेवल पर, कितने अच्छे मात्रा में उपलब्ध है ना। तो और दूसरा चीज़, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्स रहेंगे तभी हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे, है ना। जैसे मान के चलो सड़क बनाना है, अब सड़क बनाने के लिए पैसा ही नहीं है, सीमेंट नहीं है, तो हम लोग कैसे सड़क बना पाएंगे। अगर घर बनाना है किसी को, उसके पास पैसा ही नहीं है, आमदनी ही नहीं है, तो कोई घर बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। तो वैसे ही सरकार क्या करती है, जो बेसिक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, पार्क हो गया, बैंक हो गया, ये सब को डेवलप, इसको क्या करती है, बनाती है, लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हर एक किसी के लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते हैं, तो इतना चीज़ आप लोग 2 नंबर 3 नंबर में लिख सकते हैं। फिर आप लोगों को बताए थे कि बैंक कितने कितने टाइप का बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, आप लोगों को बताए थे। एक होता है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है ना, इसमें जमा करेंगे तो पैसा है, और ज़्यादातर इसको जो डेली ट्रांजेक्शन करने वाले होते हैं, जैसे कि कौन हो गए, बिजनेसमैन लोग जो डेली पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो इसके लिए उन लोग कौन सा यूज़ करते हैं, करेंट अकाउंट। फिर दूसरा क्या है, सेविंग अकाउंट, सबसे ज़्यादातर लोग मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं, सेविंग अकाउंट। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन करंट अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें भी हम लोग जब चाहें पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए इन दोनों अकाउंट को, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। यानी कि हम लोग जब हमारी मर्जी डिमांड है तब हम लोग जमा करें, और जब चाहे तब निकाल सकते हैं। लेकिन थर्ड जो टाइप का आता है वो क्या आता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में इसमें क्या होता है, फिक्स टाइम इंटरवल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। जैसे 3 साल के लिए जमा कर दिए, तो इससे पहले हम लोग इसमें चाह कर भी पैसा नहीं निकाल सकते, और इसी के कारण बैंक इसमें हाई इंटरेस्ट रेट देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो 3 ध्यान रखना है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 4, 5 और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर एक वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।